अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने बात की थी HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, जो कि हमारे पास थे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, और साथ ही हमने बात की थी ब्रेक के टैग की। ओके, अंडरलाइन। इसके बाद अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या इन तीनों टैग्स को हम एक साथ एक ही टेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे इन तीनों टैग्स को एक साथ एक ही टेक्स्ट लाइन में यूज़ करने के लिए। ओके, यहाँ से हम अपना ब्राउज़र ओपन करके ये देखिए, ये हमारा वेब पेज वही कल वाला ओपन है जितना हमने काम किया था, और ये साथ नोटपैड में उसका सोर्स कोड हमें डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट लाइन में देखिए हमने बोल्ड का टैग यूज़ किया था, उसके बाद अंडरलाइन, और थर्ड लाइन में हमने यूज़ किया था इटैलिक का टैग। ठीक है, अब आज हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या इन तीनों टैग्स को एक साथ एक ही टेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इन तीनों लाइंस को यहाँ से डिलीट कर देंगे, और यहाँ से अपना नोटपैड हम सेव करके पेज को रिफ़्रेश करके देखें तो हमारा वेब पेज बिल्कुल खाली हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी बॉडी में एक सिंपल लाइन टाइप कर लेते हैं, हेलो वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। अब यहाँ से वो तीनों लाइंस डिलीट करने का मकसद ये था कि उसमें कुछ टैग्स अप्लाई हुए हुए थे, वो टैग्स और ये तीनों टैग्स जब एक साथ यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए हमारे वेब पेज पर ये लाइन डिस्प्ले हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले टैग यूज़ करते हैं हम बोल्ड का, उसके बाद इटैलिक और फिर अंडरलाइन। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये टैग्स जिस पैटर्न में ओपन किए हैं उसके इन्वर्स पैटर्न में क्लोज होंगे। मतलब जो टैग आपने सबसे पहले यूज़ किया है उसको सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। तो देखिए हमारी टेक्स्ट लाइन पे ये तीनों इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं। राइट, उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक और टैग है, बस ये याद रखिएगा कि इनको इन्वर्स पोर्शन में क्लोज करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टैग है फ़ॉन्ट का टैग। अब फ़ॉन्ट का टैग है, उसके साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, या यूँ कह लीजिए कि उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ फ़ॉन्ट टैग आर, नंबर 1 पे है जी उसका साइज़, और नंबर 2 पे उसका फेस। अब यहाँ पे साइज़ से मुराद जो आप टेक्स्ट डाटा एंटर करेंगे वो टेक्स्ट का साइज़, और फेस से यहाँ पे मुराद है कि उसका राइटिंग स्टाइल या उसका राइटिंग पैटर्न। आपका जो टेक्स्ट डाटा होगा वो किस राइटिंग स्टाइल में आपको डिस्प्ले होगा वो आप ही डिसाइड करेंगे फेस का टैग यूज़ करते हुए। उसके लिए हम अपने नोटपैड पर आके इस टेक्स्ट लाइन में से सबसे पहले तो हम ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का टैग रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव करने के बाद हम इसी लाइन पर हमारा फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करके देखते हैं कि वो किस तरह अप्लाई होता है। तो सिंपली ग्रेटर देन लेस देन के साइन में हम उसको यूज़ करेंगे। उससे पहले ये टैग्स रिमूव करके पेज रिफ़्रेश करके चेक कर लीजिए कि आपकी टेक्स्ट लाइन बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। उसके बाद सिंपली ग्रेटर देन लेस देन के साइन के दरमियान फ़ॉन्ट टाइप करेंगे, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे साइज़। साइज़ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5, और जैसे ही हम इसको यहाँ से सेव करके अपना पेज रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। और ये फ़ॉन्ट का टैग हमें क्लोज़ भी करना होगा, इट इज़ नॉट अ सिंगल टैग। ओके, तो देखिए हमारे टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। अब जैसा हमने कहा कि यहाँ पे हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारे टेक्स्ट का साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो चुका है। आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फ़िल वक्त मैं इसको वैल्यू 5 ही कर देता हूँ। और हम अब अपनी दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा एट्रीब्यूट था जी फेस। फेस से हमने कहा था कि हमारा राइटिंग स्टाइल चेंज होगा। अच्छा, फेस का टैग यूज़ करते हुए एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेलिंग सेंसिटिव टैग है। यहाँ पे अगर आपने स्पेलिंग की गलती कर दी तो आपकी राइटिंग चेंज हो सकती है। जो आपने सोचा होगा वो नहीं अप्लाई होगी, हो सकता है कि कोई और अप्लाई हो जाए। इसके लिए जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपने नोटपैड में नोटपैड ओपन कीजिए, और वहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके फ़ॉन्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए बहुत सी राइटिंग्स आपको राइटिंग स्टाइल शो हो रहे हैं। इनमें से जो भी राइटिंग आप अप्लाई करना चाहें या आपको बेहतर लगे उसका देखिए साथ नीचे प्रीव्यू भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये राइटिंग मैं सिलेक्ट करता हूँ अगर, तो इसका प्रीव्यू चेक कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से ऊपर इसका नाम आ रहा है, सिंपली इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज़ कर दीजिए, और फेस इक्वल टू के आगे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नाम स्क्रिप्ट एम्प्टी यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। लेकिन अब जब भी हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जिसके दरमियान स्पेस है और हम अपने सिस्टम को बताना चाहते हैं कि वो एक ही लफ्ज़ है, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे, उसके स्टार्ट में भी और उसके
एंड में भी। ओके, ये हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर लिए। इसके बाद यहाँ से इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ़्रेश कीजिए तो देखिए हमारा राइटिंग स्टाइल चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से दोबारा फ़ॉन्ट में आके इसका राइटिंग स्टाइल अगेन चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से राइटिंग आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, ये वाली राइटिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम सिंपली इसका नाम कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ पे फेस के आगे अगेन इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पेस्ट करेंगे। यहाँ से सेव, और उसके बाद अगर पेज को रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारा राइटिंग स्टाइल अगेन चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के फंक्शन को बेहतर समझने के लिए हम दोबारा इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं और देखते हैं कि अगर हम कोई ऐसी राइटिंग स्टाइल सिलेक्ट करें जिसका नाम सिंगल वर्ड में हो या जिसमें स्पेस ना हो तो क्या इन्वर्टेड कॉमास ज़रूरी हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और बगैर इन्वर्टेड कॉमास के अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं तो देखिए पेज रिफ़्रेश करते ही चेंज हो चुका है। इसका मतलब जब सिंगल वर्ड वाली आप राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम वापस आते हैं अपने वर्ड पैड पे और यहाँ पे अब हमारे पास एक और चीज़ है। अब राइटिंग स्टाइल तो चेंज हो गया, अब हम कहते हैं कि हम अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक और टैग देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना वो हम आगे देखेंगे। आज हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे bgcolor। यहाँ पे देख लीजिए कलर की स्पेलिंग COLOR। COLOUR आप नहीं यूज़ करेंगे, यही स्पेलिंग यूज़ करेंगे COLOR। किस लिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। अभी देखिए हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट था वेब पेज का, उसको अब हम चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर और उसके बाद हम कहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट का कलर जो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले हो रहा है, जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, हम उसको भी चेंज करना चाहते हैं। या यूँ हेडिंग दे लीजिए कि कलर्स इन योर वेब पेज। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक बैकग्राउंड कलर और दूसरा टेक्स्ट का कलर। बैकग्राउंड के लिए हम सिंपली बॉडी के टैग में आएंगे और यहाँ पे bgcolor टाइप करके, ये एक टैग है बैकग्राउंड कलर का, इसके आगे इक्वल, आप किसी भी कलर का नाम दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रेड टाइप करके सेव करता हूँ। तो देखिए रिफ़्रेश करते ही कलर नहीं चेंज हुआ। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमें स्पेस नहीं देनी इस टैग के लिए, bgcolor विदाउट स्पेस लिखेंगे तो एंटर करते ही आपका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेते हैं, bgcolor विदाउट स्पेस। ओके, यहाँ पर मैंने अभी बैकग्राउंड का कलर रेड सेट किया है। आप कोई भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के या अपने मुताबिक, जो भी आपको बेहतर लगे। फ़िलहाल हम इसको कहते हैं कि ये ग्रीन कर लें, तो हम रेड को रेज करके ग्रीन टाइप करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि था टेक्स्ट का कलर चेंज करना। सिंपली हम टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें टेक्स्ट जिस कलर में चाहिए वो कलर लिख देंगे। टेक्स्ट इज़ इक्वल टू वाइट करता हूँ तो रिफ़्रेश करते ही हमारा टेक्स्ट वाइट कलर में हो गया। आप इन्हीं टैग्स को यूज़ करते हुए अपने वेब पेज का कलर और टेक्स्ट का कलर आप जो चाहें रख सकते हैं। मैं इसका कलर एक बार फिर अगर चेंज करना चाहूँ तो देखिए टेक्स्ट का कलर मैंने पिंक कर दिया और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर फ़िलहाल हम कर लेते हैं रेड। तो क्या ये वर्क करता है, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ से सेव करके वेब पेज को रिफ़्रेश कीजिए। ओके, टेक्स्ट कलर भी हमारा चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर भी हमारा चेंज हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, हेडिंग्स। अगर आप चाहते हैं आप अपने वेब पेज में कोई भी किसी भी टाइप की हेडिंग यूज़ कर सकें तो उसके लिए आपको टैग यूज़ करना होगा H का। इसको आप ओपन भी करेंगे और क्लोज़ भी करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली यूज़ करके देखते हैं इसको। इस लाइन को मैं वैसे ही रहने दूंगा। एक नेक्स्ट लाइन हम टाइप करते हैं हेडिंग के टैग के साथ। हेडिंग का टैग स्टार्ट करके दिस इज़ आवर थर्ड क्लास। ओके, यहाँ पे हम टैग क्लोज करेंगे हेडिंग का। यहाँ से इसको सेव करके चेक करते हैं, ये डिस्प्ले तो हो गया लेकिन ये सेम लाइन में आया। तो यहाँ पे हम ब्रेक का टैग अप्लाई करके इसको नेक्स्ट लाइन में जंप कर लेते हैं। ओके, ब्रेक का टैग कैसे यूज़ करना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे हम सिंपली अप्लाई कर देंगे हेडिंग के टैग से पहले ब्रेक अप्लाई किया तो ये यहाँ से सेव करते ही रिफ़्रेश करें, नेक्स्ट लाइन में आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये H का टैग, हेडिंग का टैग यूज़ करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, जबकि टेक्स्ट तो वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है जैसे हम सिंपल डिस्प्ले करते थे। तो इसके साथ आप अगर एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 ऐड करके देखें तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका होगा। अब ये 1 का फंक्शन क्या है और हमने 1 क्यों ऐड किया है, उसको बेहतर समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसी सेम लाइन को
हमारे नोट पैड में नीचे 2-3 बार और टाइप कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 6। ओके, मैंने इसको 7 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। आप चाहें तो कोई और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हेडिंग के टैग में न्यूमेरिक वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ऐड कर दिया। इसी तरह क्लोजिंग टैग में भी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दें अगर, तो इसके बाद हम देखते हैं फिर क्या इफेक्ट हुआ। यहाँ से देखिए सारी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। ओके, अब हम नोट पैड में इसको सिंपली सेव करके अपना वेब पेज रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए हमारी जो H1 के टैग में हेडिंग थी उसका साइज़ सबसे बड़ा है, H2 का उससे छोटा, H3 उससे छोटा एंड ऑनवर्ड। इससे पता ये चला कि हेडिंग 1 जो होगी उसका साइज़ सबसे ग्रेटर होगा और उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स यूज़ होंगी उनका साइज़ उनसे थोड़ा सा डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, ये हम अपने ऊपर वाले टेक्स्ट को भी सिंपल कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारी हेडिंग 7 थी और जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम है, उसमें H7 के टैग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा इसलिए है कि HTML लैंग्वेज जो है वो सिर्फ 6 हेडिंग्स को सपोर्ट करती है, उसमें सिर्फ 6 हेडिंग्स होती हैं, उसमें H7 नाम का कोई टैग नहीं है, इसलिए यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, हम अपने फर्स्ट टेक्स्ट का साइज़ अगेन इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहे, उससे डिफरेंस रहे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी हेडिंग्स भी अप्लाई हो चुकी है और हमारे ऊपर वाले टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका। उसके बाद अब हमारे पास एक और टैग है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है वो है सेंटर का। सेंटर क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट डाटा को अलाइन करेगा। अभी अगर हम अपने वेब पेज पर देखें तो हमारा सारा टेक्स्ट डाटा लेफ़्ट अलाइन है, उसको अगर हम सेंट्रलाइज्ड करना चाहें तो हम सेंटर का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ यूज टू अलाइन योर टेक्स्ट डाटा। ठीक है, हम या यूँ कह लीजिए कि आपके टेक्स्ट डाटा को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए ये सेंटर का टैग यूज़ होता है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। सिंपली हम अपने टैग को यूज़ करेंगे जहाँ से हम अपने डाटा को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग 1 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सिंपल एक सेंटर का टैग टाइप करेंगे, उसके बाद सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो हमारी सारी हेडिंग्स सेंट्रलाइज्ड हो चुकी हैं। हमारा फर्स्ट टेक्स्ट वैसा ही है, बाकी सारी हेडिंग्स सेंट्रलाइज हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने सेंटर के टैग को क्लोज़ नहीं किया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेंटर का जो टैग है वो सिंगल टैग है, उसको अगर आप क्लोज़ ना करें तो भी आपका काम चल सकता है। इट इज़ आल्सो अ सिंगल टैग, क्योंकि हमने देख लिया कि बगैर इसको क्लोज़ किए हमारा काम बेहतर चल रहा है। ओके, अब हम इसमें अगर कुछ और अल्ट्रेशन करें, ये सेंटर का टैग हम हमारी हेडिंग 1 से कट करके अगर इसको हम अपने फर्स्ट टेक्स्ट को भी सेंट्रलाइज करना चाहें तो इसको सिंपली यहाँ से कट करके ऊपर वाली लाइन के साथ पेस्ट कर देंगे, उसके बाद सेव एंड रिफ़्रेश, तो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट भी सेंट्रलाइज हो चुका है। हमारा सारा डाटा सेंट्रलाइज्ड हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है क्या सेंटर के टैग के लिए हमें हमेशा ही पूरे डाटा को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे भी चाहिए वहाँ से अपने डाटा को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस टैग को यहाँ से रिमूव करके हेडिंग 3 से पहले इसको हम पेस्ट करते हैं, तो देखते हैं उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा पूरा डाटा लेफ़्ट अलाइन हो, सिर्फ हमारी जो थर्ड हेडिंग है वो सेंटर अलाइन हो। अब इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें अब सेंटर टैग क्लोज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर टैग जो है वो सिंगल टैग है। सिर्फ उस केस में अगर आप चाहते हैं कि जहाँ से आपने वो अप्लाई किया है वहाँ से लेके एट द एंड ऑफ योर पेज आपका तमाम डाटा सेंट्रलाइज्ड हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई एक स्पेसिफिक लाइन या स्पेसिफिक पैराग्राफ, तो उसके बाद आपको सेंटर का टैग क्लोज़ भी करना होगा। थर्ड हेडिंग के बाद हम अगर इसको क्लोज़ करके सेव करते हैं अपना नोटपैड, उसके बाद ब्राउज़र को रिफ़्रेश कीजिए तो देखिए हमारी थर्ड हेडिंग सेंट्रलाइज हो चुकी है, बाकी हमारा सारा डाटा लेफ़्ट अलाइन है। ओके, तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उनमें है कि सबसे पहली बात, हाउ टू यूज़ फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट का टैग कैसे यूज़ करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, उसकी एट्रीब्यूट कौन सी हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हम अपना बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के बाद हमने टेक्स्ट कलर भी चेंज करके देखा। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें अपने वेब पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने देखी, हाउ टू चेंज
अलाइनमेंट ऑफ योर डाटा, आप अपने डाटा को अलाइन कैसे कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने वेब पेज पर हेडिंग्स कैसे ऐड कर सकते हैं और कितनी ऐड कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ हमने देखी कि हमारा जो सेंटर का टैग है वो सिंगल टैग कब है और उसको क्लोज करना कब ज़रूरी है। ओके, सो दिस वाज एनफ फॉर दिस लेसन। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो चेक नहीं की तो उसको देख लीजिए और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।